नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। बिजली भी मुफ्त, स्कूल भी बनाएंगे, शिक्षा भी मुफ्त, दवाई भी मुफ्त, अस्पताल भी बनाएंगे। कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। और कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में वोट्स लेने के लिए। और एक भारतीय नागरिक को सबसे ज्यादा कुछ चीज लुभाती है तो वो है मुफ्त का सामान। पर बिजली, राशन, घर, पैसे, किसी भी इंसान की बेसिक नीड्स, यही सब तो है। अगर हमारी सरकार या फिर अपोजिशन इन्हें बांट रही है, वो भी मुफ्त में, तो दिक्कत क्या है? ये तो उल्टा अच्छी चीज है ना? दिक्कत तो है दोस्तों। बात यहाँ पर सिर्फ बिजली या फ्री राशन की नहीं है, बात है मुफ्त में बिक रहे आपके वोट्स की। क्या है मुफ्त में बट रहे इस रेवड़ी के पीछे की कहानी? कौन सी मुफ्त की रेवड़ी अच्छी है, कौन सी देश को खोखला कर रही है? सब कुछ डिकोड होगा आज के इस वीडियो में। रेवड़ी की राजनीति कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इनफैक्ट इतनी पुराना है कि इसका कनेक्शन रोमन एम्पायर तक जाता है। उस समय एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चलती थी जिसे ब्रेड एंड सर्कस कहा जाता था। पर्पस सिंपल सा था कि लोगों को रोटी यानी ब्रेड और सर्कस के रूप में एंटरटेनमेंट मुफ्त में देते रहो। इससे उनका ध्यान असली मुद्दों पर कभी जाएगा ही नहीं और पूरा देश सोता रहेगा। जब घर, बिजली, पानी, राशन सब कुछ मुफ्त में मिलेगा तो भला कोई गरीबी, इनइक्वालिटी, सड़कों के गड्ढे और इनएफिशिएंट टैक्स सिस्टम जैसे मुद्दों पर फोकस क्यों करेगा? ये वैसे ही है जिसे तुम शॉर्ट टर्म की खुशी देकर असली स्ट्रगल भूलने पर मजबूर किया जाए। पर क्या वो सेम ब्रेड एंड सर्कस का कॉन्सेप्ट हमारे देश में भी अभी भी यूज हो रहा है? अगर ये सच है तो इसका इम्पैक्ट क्या है? क्या ये हमारे देश की इकोनॉमी और गवर्नेंस को डिस्ट्रक्ट कर रहा है या फिर लोगों को सच में गरीबी से बाहर निकाल रहा है? ये सवाल और भी इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब तुम देखते हो कि हर तरफ से प्रॉमिसेस दिए जा रहे हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं, अपोजिशन पार्टीज भी तरह तरह के वादे कर रही है। बिजली, पानी, राशन तो फिर भी छोटी चीज है। जहां एक तरफ बिहार में मुफ्त दारू के वादे हो रहे हैं तो तमिलनाडु के एक कैंडिडेट का कहना है कि एक बार मैं इलेक्शन जीत जाऊं तो फिर सबको चांद की यात्रा कराऊंगा। मतलब कुछ भी। अब इस फ्रीबीज पॉलिटिक्स की एक्चुअल इकोनॉमिक्स समझने से पहले मुफ्त की रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम्स में फर्क समझना जरूरी है। मुफ्त की रेवड़ी यानी वो चीजें जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले या फिर बाद में फ्री में बांटने का वादा करते हैं, जैसे फ्री बिजली, पानी और राशन। ये प्रॉमिसेस लोगों के लिए टेम्पररी रिलीफ की तरह है, पर इनका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देने का कोई इरादा नहीं होता। दूसरी तरफ वेलफेयर पॉलिसीज का मकसद लोगों की लाइफ को सच में बेहतर बनाने का होता है, जैसे गांव के बच्चों के लिए साइकिल्स देना ताकि वो स्कूल जा सके, या गरीब लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज। ये पॉलिसीज लोगों की जिंदगी में सस्टेनेबल चेंज लाती हैं। पर रेवड़ी कल्चर का फोकस सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स पर होता है। लेकिन ये तो डेफिनेशन की बात हुई, और डेफिनेशन हमेशा किताबों तक ही रह जाती है, क्योंकि ये फर्क हमेशा इतना क्लियर नहीं होता। कभी कभी एक चीज रेवड़ी लगती है पर असल में वेलफेयर होती है। एक गरीब परिवार के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फिर पानी एक जरूरत हो सकती है, तो फिर इसे रेवड़ी कहना क्या सही है? ऐसे ही अगर एक बार्बर को शेविंग किट या फिर एक धोबी को आयरनिंग किट दी जाए, देखने में ये सब फ्रीबीज लगता है, पर अगर ये उसकी प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ाने में हेल्प करे तो क्या ये वेलफेयर के अंदर काउंट हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन्ना के अकॉर्डिंग तो इसे वेलफेयर का एग्जाम्पल माना जा सकता है। ये कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है जब हर स्टेट का रेवड़ी और वेलफेयर का अपना एक अलग अलग पैरामीटर होता है। तमिलनाडु इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। 2006 से 2011 के इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्री टीवीज, लैपटॉप्स, ग्राइंडर्स और गोल्ड तक का प्रॉमिस किया। ये सब वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था और असली डेवलपमेंट के मुद्दों से पीछे छोड़ दिया गया। कोर्ट में इस पर डिस्कशंस हुए और ये माना गया कि ये एक अनफेयर प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। शायद एक दो पार्टीज के पास इतना पैसा हो कि वो गोल्ड तक लोगों में बांट दे, पर सब ऐसा नहीं कर सकते। अब दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी का मॉडल काफी पॉपुलर हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर
और ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉमिस करता है। लगभग 30 लाख लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी का फायदा ले रहे हैं। डेली वेज अर्नर्स के लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा और इस पर हमेशा से सवाल उठ रहे हैं। पंजाब में भी ये मॉडल लाने की कोशिश हुई, पर वहां की फाइनेंशियल कंडीशंस पहले से ही कमजोर थी, इसलिए वो एक रिस्की प्रॉमिस बन गया। तो आखिर ये डिसाइड कैसे करे कि कौन सी पार्टी सच में वेलफेयर स्कीम्स चला रही है और कौन सी पार्टी देश की जीडीपी को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाकर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है? अभी तक फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स में क्लियर डेफिनेशन न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की सलाह दी है, जो फ्रीबीज और वेलफेयर पॉलिसीज के बीच का फर्क क्लियरिफाई करेगी। गाइडलाइंस बनाने का जो काम है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर एक स्टेट की जो सोशो इकोनॉमिक रियलिटी है वो काफी अलग होती है, और सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व होने के बाद उम्मीद है कि गाइडलाइंस बनाकर ये फर्क क्लियरली डिफाइन किया जा सकेगा। पर असली टेस्ट तब होगा जब इन गाइडलाइंस को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आखिर बात यह है कि रेवड़ी कल्चर और वेलफेयर पॉलिसीज के बीच का ये फर्क समझना और इसे एड्रेस करना सिर्फ कोर्ट या गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि वोटर्स के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर वोटर्स अपने राइट्स और नीड्स को समझकर वोट देना शुरू करे तो ये कल्चर ऑटोमेटिकली खत्म हो सकता है। पार्टीज इतनी ज्यादा फ्रीबीज देती ही इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि एक एवरेज इंडियन वोटर कितनी आसानी से उन्हें वोट देने के लिए मान जाएगा। फ्री बिजली, पानी, नौकरी ये सब तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर तो लोग सिर्फ एक दारू की बोतल में बिक जाते हैं। कोर्ट और कमेटी के मुद्दों को अपने हाथ में लाना जरूरी है, लेकिन असली बदलाव तभी होगा जब हम लोग खुद अपनी सोच और डिसीजंस में सुधार लाएंगे। लेकिन मान लो ये फ्रीबीज और वेलफेयर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए, लेकिन तब भी ये जो फ्रीबीज जो है वो देश के लोगों को ही मिल रही है, उसमें नुकसान कैसा है? अल्टीमेटली इससे लोगों को फायदा तो हो ही रहा है ना? एक्चुअली नहीं। क्या आपने कभी सोचा है महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए, पूरे दिल्ली को फ्री बिजली और पानी, फ्री बस राइड्स और यहाँ तक कि मुफ्त में चांद की यात्रा के वादे, इन सब के लिए सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं? फ्रीबीज पॉलिटिक्स की वजह से हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। क्या सच में इस आर्ग्यूमेंट में सच्चाई है? आरबीआई की एक रिसर्च कहती है कि अगर फ्रीबीज को सही तरीके से टारगेट किया जाए तो गरीब लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। जैसे अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी या राशन सिर्फ उन लोगों को मिले जो इसके असली हकदार है, तो ये उनकी लाइफ को थोड़ा बेहतर बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये प्रोमिसेस सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए बिना किसी प्लानिंग के दिए जाते हैं। इसका असर सरकार के पैसों के गलत इस्तेमाल में होता है। ऊपर से काफी स्टेट्स का ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस आना भी इन सरकार के खर्चों को और बढ़ा सकता है, और इस बर्डन की वजह से स्टेट्स के पास एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए पैसे कम बचते हैं। और इसका असर सिर्फ आज की इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन तक होता है। जैसे राहुल गांधी ने बीपीएल वाले घरों की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, पर उसके लिए जो 2 से 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे वो कहां से आएंगे ये उन्होंने बताया ही नहीं। हमारे देश का एजुकेशन बजट 1.12 लाख करोड़ का है और हेल्थ केयर बजट 0.8 लाख करोड़। अब आप सोचिए, जितने पैसे देश के एजुकेशन बजट को नहीं मिल रहे उतने तो मुफ्त में कांग्रेस पार्टी महिलाओं को दे देगी। अगर इसी पैसे का इस्तेमाल सही शिक्षा और हेल्थ केयर में किया जाए तो शायद 2-3 साल में उसका असर ना दिखे, पर आज से 20 साल बाद पूरे देश को फायदा होगा, ना कि सिर्फ कुछ महिलाओं को। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी वेलफेयर स्कीम्स बंद करके सिर्फ स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाना स्टार्ट कर दूं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की अच्छी शिक्षा और हेल्थ केयर देने की है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने की भी है। इनफैक्ट वेलफेयर स्कीम्स एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि देश के ओवरऑल डेवलपमेंट का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। बताती हूँ कैसे। जब भी हम फ्रीबीज की बात करते हैं तो हमेशा गरीब के लिए सब्सिडीज दिखाई जाती हैं, लेकिन बिजनेसेस को भी तो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में कट और लोन भी माफ होते रहते हैं। तो जब गवर्नमेंट बिजनेसेस को हेल्प कर सकती है, उनकी मदद कर सकती है, तो गरीब की क्यों नहीं? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर डीप रूटेड इश्यूज की बात हो ही रही है तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कैश ट्रांसफर्स हो भी रहे हैं तो ये गलत कैसे है? ये तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ही दूर कर रहे हैं। और अगर हम अपने देश की बात करें तो सिचुएशन थोड़ी अलार्मिंग है। आपने सुना है ना ये टर्म वेल्थ डिस्पैरिटी या फिर वेल्थ गैप। ये बेसिकली वो गैप है जो अमीर और गरीब के बीच का फर्क दिखाता है। तो अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ये गैप काफी बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए 1960s में हमारे देश के आधे लोग बॉटम 50% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 12.29% नेशनल वेल्थ थी। मतलब देश की आधी आवाम मिलके भी टोटल वेल्थ का एक छोटा सा ही हिस्सा कंट्रोल करती थी।
अब आइए आज के टाइम पर 2011 से 20 के बीच में इनका जो वेल्थ शेयर है और भी गिरकर सिर्फ 6% रह गया है। तो जो एक तरफ तो देश ग्रो कर रहा है, लेकिन बॉटम हाफ के पास वेल्थ का हिस्सा आधा हो चुका है। वहीं टॉप 10% लोगों का वेल्थ शेयर जो पहले 43% था, अब बढ़कर 63% हो गया है। और बात यही खत्म नहीं होती है। जब टॉप 1% सबसे अमीर लोग हैं, उनका शेयर 31.5% तक पहुंच गया है। मतलब देश की एक बड़ी पॉपुलेशन के पास जितनी वेल्थ है, उससे ज्यादा सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास है। आप समझ सकते हो कि ये जो फ्रीबीज का आर्ग्यूमेंट है, वो इस बढ़ते हुए इनइक्वालिटी को इग्नोर करता है। क्योंकि अगर अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, तो वो बिना सिस्टम की हेल्प से नहीं हो रहा है। वो भी एक इनविजिबल कैश ट्रांसफर है। तो अगर हम सिर्फ फ्रीबीज को ब्लेम करें, तो हम पूरे सिस्टम को ओवरलुक कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अमीर को एडवांटेज देता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने ये ना सुना हो कि फ्रीबीज लेने वाले लोग आलसी हो जाते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे बैठकर रहते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन इस बात का कोई साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं। अभिजीत बैनर्जी, जो कि एक नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है, उनकी एक स्टडी है जिसमें 7 अलग अलग कंट्रीज में रिसर्च की गई, जहां लोगों को कैश ट्रांसफर दिए गए और उसका रिजल्ट ये निकला कि कैश ट्रांसफर्स देने से लोगों के जो काम करने की टेंडेंसी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो लोग पहले जितना काम कर रहे थे उतना ही करते हैं। ये रिसर्च ये भी बताता है कि कैश ट्रांसफर से लोगों की प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मोटिवेशन बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। और तो और उनकी जो रिसर्च में कैश ट्रांसफर के ज्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे गए हैं। ये कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स गरीबी को कम करते हैं। मतलब जो लोग गरीब है, उनके लिए ये एक टेम्पररी रिलीफ हो सकता है। रिसर्च ने दिखाया है कि ये प्रोग्राम्स एजुकेशन और हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करते हैं। और ये भी देखा गया है कि कैश ट्रांसफर्स के बाद लोगों की काम करने की जो कैपेसिटी है, वो बढ़ गई है। तो ये जो काफी कॉमन डर है कि लोग चिल करेंगे और काम करना बंद कर देंगे, वो इस रिसर्च ने गलत साबित कर दिया है। देखो बात क्या है, अक्सर ये जो फ्रीबीज का नैरेटिव है, वो अमीरों के ही नजरिए से देखा जाता है। आपको मीडिया में भी यही दिखेगा। जो ऑलरेडी अमीर लोग हैं, जिनको फ्रीबीज की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उनका ही ओपिनियन को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, उनके इश्यूज को बहुत कम इंपॉर्टेंस मिलती है। तो अगर हम सिर्फ फ्रीबीज के ऊपर फोकस करते हैं और उनको गलत समझते हैं, तो हम उन लोगों की रियलिटीज को इग्नोर कर रहे हैं जो ऑलरेडी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस की बात करें, तो हमें फ्रीबीज कल्चर के ऊपर जो फोकस है, उसे ज्यादा वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करने की जरूरत है। आज की पॉलिसीज जो है, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही फायदेमंद है। अगर हम सच में एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो हमें वेल्थ को सबके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली पॉलिसीज की तरफ मूव करना होगा। अगर हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, तो वो पॉलिसीज जो अमीर को ज्यादा एडवांटेज देती है, उनको वापस सोचना होगा। मतलब हमें हर किसी को एक बराबर मौका देना होगा अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने के लिए। लेकिन जो भी हो, एक बात क्लियर है, ये डिबेट सिर्फ इलेक्शंस तक नहीं रुकने वाली। ये हमारे देश के फ्यूचर, हमारी इकोनॉमी और हमारे डिसीजंस पर गहरा असर डाल सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी भी फ्रीबीज का वादा सुनो, थोड़ा सोचना, क्योंकि हर प्रॉमिस के साथ एक असली प्राइस टैग भी होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।